नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। संसद टीवी के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आजादी के पहले हो या फिर बात हो आजादी के बाद की, जब भी दुश्मनों ने देश की तरफ अपनी नजरें तिरछी की है तो इसी रेजिमेंट ने बताया है कि युद्ध कौशल का असली मतलब क्या होता है। आज की पीढ़ियां हो या फिर आने वाली पीढ़ियां, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए उनको बताने जा रहे हैं कि राजरिफ्त में अगर कोई भारतीय सेना का जवान शामिल होता है तो उसका असली मतलब क्या है, कितना समृद्ध है राजपूताना राइफल्स का इतिहास। युद्ध में तो करते भूमि लाल है, जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वही छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राजरिप ने तोड़ दी। जिसे जाना ही जाता है पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए, फिर चाहे वो 47 का युद्ध हो, 65 का हो या फिर 71 का, इस रेजिमेंट ने साबित किया कि दुश्मन को हार का मजा चखाना क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमांडेंट राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर अभिजीत चंद्रा, सेना मेडल। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में जिसकी संस्कृति बहुत पुरानी है, इतिहास बहुत पुराना है, और जो जीत का परचम लहराया वो कहानी बहुत पुरानी है। क्या कहेंगे सर आप? जी, आपने एकदम सही कहा कि राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। हमारी हिस्ट्री तकरीबन 175 साल पुरानी जाती है। ये रेजिमेंट ने 1914 में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 1942 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हर जगह पे पूरे देश और विदेश में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और हर जगह पे जीत हासिल की। इसीलिए हमारे रेजिमेंट को बेशुमार बैटल ऑनर्स मिले हैं, जो पर्शिया, इज़राइल, मेसोपोटामिया, बर्मा, अफ़गानिस्तान, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी हम जानते हैं, हर जगह पे राजरिफ के सोल्जर्स गए हैं एज बटालियंस, और उन्होंने खूब नाम हासिल किया है। और कमांडर्स जो है हमेशा राजरिफ की बटालियन को ढूंढते हैं कि मेरे पास ऐसी एक पलटन हो जिसको मैं बखूबी लड़ाई में उतार सकूं और जीत निश्चय कर सकूं। इस रेजिमेंट पर विश्वास का सबसे बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? कारण ये है कि राजपूताना राइफल्स की रेजिमेंट की बटालियंस को दस्तूरी बटालियंस बोला जाता है। ये बहुत दस्तूरी रेजिमेंट है। दस्तूरी रेजिमेंट्स वो होती हैं जो बहुत पुरानी हिस्ट्री से आती हैं, जहाँ पे फादर थे, फादर के बेटे आए, फिर उनके बेटे आए, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हैं बल्टनों में सर्व करते रहते हैं। तो जो ट्रेडिशन है लड़ाई का, जो ट्रेडिशन है वैलर का, जो ट्रेडिशन है सेक्रीफाइस का, वो जो है उनके साथ चलता रहता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो काम होता है वो बड़ी दस्तूरी तरीके से होता है। हर चीज़ का प्रोसीजर बना हुआ है, हर काम को हम उसी हिसाब से करते हैं। इसीलिए जो है हर कमांडर का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर रहता है। और ये चीज़ हम लड़ाई के मैदान में हो, खेल के मैदान में हो, शूटिंग के मैदान में हो, किसी भी मैदान में देखो, हमने अपना नाम बहुत रोशन किया हुआ है। अगर आप हमारी हिस्ट्री को देखो तो हर जगह पे जैसे कई टाइप के जो रियासतें होती थी हमारे देश में, तो वहाँ पे जो आर्मीज़ खड़ी हुई, जो राजे महाराजे थे, तो हम तकरीबन हमारी उनकी बटालियंस ने, हमने उनको एक्सेप्ट किया और उन्हीं से जो है हमारी पूरी लाइनेज चल रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 17 राजरिफ का, जो राजा सवाई मानसिंह की खुद की पूरी आर्मी जो है, जब ये रियासतें ख़त्म हो गई, जब देश आज़ाद हुआ, तो ये पूरी की पूरी उनकी जो लीनेज है वो आ गई 17 राजरिफ बन के। तो आज भी 17 राजरिफ जो है सवाई मान के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सवाई मानसिंह की पूरी आर्मी के जो हैं लीनेज उसमें आई हुई है। इसी प्रकार से पुरानी रेजिमेंट होने के कारण जो हिस्ट्रीज़ हैं, जो फादर ने कभी लड़ाई लड़ी गया, ग्रैंडफादर ने लड़ाई लड़ी वर्ल्ड वॉर में, वो उन्होंने अपने बच्चे को बताई, उन्होंने फिर आगे बताई। तो ऐसे करके जो लड़ाई की हिस्ट्री है, जो चीज़ें हैं, जो वैलर है, वो जो है फैमिली फॉर फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल होता है। यही हमारे रेजिमेंट की खासियत है। 31 हफ्तों की जो ट्रेनिंग होती है अभिजीत सर, ये कितनी महत्वपूर्ण होती है? हाँ, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो भी ट्रेनिंग है, आप ये सोचो कि हम एक सिविल से आने वाले 17-18 साल के युवक को हम जो है उसे एक सोल्जर बना के बाहर भेजते हैं, जिससे कि जब वो फील्ड में पहुंचता है तो वो अपने आप में हर प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सक्षम होता है। वो हर परिस्थिति में, जो भी विषम से विषम परिस्थिति हो, उसमें दिमाग ठंडा रखते हुए एक डिसीजन लेने के काबिल
होना चाहिए। तो इसी के लिए ये 31 हफ्ते की जो ट्रेनिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कई हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है फिज़िकल फिटनेस, कि जब आप बाहर से आते हैं तो आपकी क्या फिज़िकल फिटनेस, हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, दौड़ में, चिनअप्स में, जिससे कि आपकी ऊपरी शरीर, आपके बाकी दौड़ की प्रतिक्रियाएं प्लस आपके जो मस्तिष्क है, इनकी सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद होता है आपका ड्रिल। ड्रिल बहुत ज़रूरी है लड़ाई में, क्योंकि उसका हम कैसे यूज़ करते हैं कि जब हम एक वर्ड ऑफ कमांड देते हैं तो पूरी की पूरी टोली एक साथ उस पर एक्ट करती है। तो लड़ाई में भी यही कार्रवाई होती है, तो इसीलिए ड्रिल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है उसका वेपन ट्रेनिंग, जो है हथियार के साथ वाकफियत। पहली बार उसकी वाकफियत कराते हैं, फिर हम उसे खोलना जोड़ना सिखाते हैं, और हम ये हालात पीस और फील्ड दोनों के साथ सिखाते हैं। अगर आप जाएंगे अभी आगे, आप देखेंगे कि जो हमारे अग्निवीर हैं वो ब्लाइंड फोल्डेड जो है हथियार को खोल और जोड़ रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में जब भी आपको हथियार को खोलने की, जोड़ने की, कोई पुर्जे को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको हमेशा लाइट नहीं मिलेगा, और लड़ाई के टाइम पे लाइट लगाना एक बहुत घातक गलती है, क्योंकि तब दुश्मन आपके ऊपर फायर कर सकता है। जब आप लोगों को लेकर के आते हैं, गाँव से आते होंगे, कई राज्यों के छोटे छोटे गाँवों से आते हैं, जब उनको पता चलता है कि वो राजरीफ के साथ जुड़ गए हैं, जिस रेजिमेंट का अपना एक ऐसा इतिहास है जिस पर कि कई किताबें लिखी गई हैं, उनसे बात करके क्या क्या आप महसूस करते हैं? राजरीफ ने अपना नाम जो है पीछे इतने सालों से इतना अच्छा किया हुआ है। हमारे पास विक्टोरिया क्रॉस है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, और हमारे खिलाड़ी जो हैं ये आप लगा लीजिए 1950, हाँ, नीरज चोपड़ा हैं, श्रीचंद साहब राम साहब हैं जो पहले उसमें ओलंपिक्स में दौड़े थे। उसके बाद दीनाराम साहब हैं जो 3000 मीटर स्टीपल चेज में दौड़े थे, जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल लिया, चांदराम साहब। तो हर चीज़ जो है एक रेजिमेंट में जितने तारे जुड़ते रहते हैं तो लोग उसी तरफ आकर्षित होते हैं, और हर आदमी चाहता है कि मैं उस रेजिमेंट का हिस्सा बनूं जहां पे बहुत ज़्यादा गौरव है, चाहे वो लड़ाई के मैदान में हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो। राजपूताना राइफल्स और राजपूत रेजिमेंट एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है, क्या फ़र्क है दोनों में? राइफ़ल रेजिमेंट्स का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि लड़ाई में जैसे हम पहले जाते थे तो क्या है, हम बड़े कलरफुल ड्रेसेस पहनते थे। अगर आप हिंदू राजपूत या हिंदी जो रियासतें थी वहाँ देखो, लड़ाई में जाते तो ग्रीन, रेड, कई टाइप के कलर होते थे, बड़े बड़े झंडे होते थे, तो वो लेके लड़ाई में जाते थे हाथियों के ऊपर चढ़ के। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ किया गया कि दुश्मन जो है हमको देख लेता है, तो उसे पता लग जाता है कितनी फ़ौज आ रही है, और जो है वो फ्रंट टू फ्रंट की फ़ाइट होती है, उसको पता होता है। तो ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्सेप्ट बनाया राइफल रेजिमेंट का, जो है जिनके कोई कलर्स नहीं होते, वो लड़ाई में कोई कलर्स नहीं ले आते, तो हमारे कलर्स हमारे राइफल्स होते हैं, इसीलिए हमको राइफल रेजिमेंट बोला जाता है। हमारे स्टार्स ब्लैक होते हैं, हमारे बटन्स ब्लैक होते हैं, और लड़ाई में जो है हम केवल अपने राइफल को लेके जाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जो नॉर्मल आर्मी जाएगी लड़ाई में, राइफल रेजिमेंट्स जो हैं फ्लैंक्स पे रहेंगी। इसीलिए एक टाइम पे जो है हमारे लोग 140 स्टेप्स पर मिनट वॉक करते थे, और नॉर्मल इन्फेंट्री, हाँ, वो तेज़ हो गई, और 120 पे बाकी आर्मी वॉक करती थी। तो राइफल रेजिमेंट का कॉन्सेप्ट था कि ये साइड से जाएंगे और दुश्मन को एनसर्कल करके उसको मारेंगे। तो ये फ़र्क हुआ, तो उनको पहचान बहुत कम दी गई, जिससे कि दूर से पहचाने ना जाए, फ्लैंक्स में रहे, और जो है एनिमी को एनसर्कल करके उनको मारे। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये रेजिमेंट हर जगह आगे होती है, इसके पीछे एक कमांडेंट क्या रीज़न देखता है, क्या वजह हो सकती है? इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हमारी हिस्ट्री, जब जवान यहाँ पे आता है तो हम इसे रेजिमेंटल हिस्ट्री पे एक पूरी मूवी दिखाते हैं कि आपके पीछे जो चले गए वो क्या करके गए हैं रेजिमेंट के लिए, और आपने उनका मान सम्मान उसको ऊपर कैसे रखना है। तो इसीलिए जब भी हर जवान लड़ाई में कहीं भी होता है तो वो इसी बात पे सोचता है कि मेरे कारण किसी प्रकार का मेरे रेजिमेंट, मेरे पलटन, मेरे प्लेटून या मेरी कंपनी को नुकसान ना हो। इसीलिए जो है हर आदमी जी तोड़ मेहनत करके कुछ भी किसी भी तरह से सक्सेस को हासिल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बैटल ऑफ टोलिंग ले लो, जहाँ लेफ्टिनेंट विजयन थापर को वीरगति प्राप्त हुई, आप मेजर विवेक गुप्ता को ले लो, तो बैटल ऑफ टोलिंग में भी जो है हमने बहुत अपना नाम कमाया। कैप्टन हनीफुद्दीन ने अपना वीरगति को प्राप्त हुए, उसमें हनीफुद्दीन सेक्टर में, अब पूरा सेक्टर उनके नाम से है, हनीफुद्दीन सेक्टर उनके नाम से 11 राजरीफ के। तो हमारे विक्टोरिया क्रॉसेस वर्ल्ड वॉर 1-2 में भरे पड़े हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, हर जगह पे जो है राजरीफ की बटालियन ने बहुत अच्छा नाम कमाया, और इनन्यूमरेबल गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं हमारे को। राजपूताना राइफल्स का नाम सुनते ही जो एक दिमाग में एक चेहरा आता है सोल्जर का, वो आता है कि मूछें बहुत बड़ी होंगी।
वो परंपरा अभी वो चल रही है, कायम है? पक्का, और पक्का, क्या ये इसके पीछे क्या रीजन होता जी, है ऐसे इसकी, लोगों को क्यों? अगर आप देखो कि जनरली क्या है, जो राजपूत क्लैंस थे राजस्थान में भी, तो महाराणा प्रताप ले लो, किसी का भी ले लो, तो उनको बड़ी बड़ी मूछें थी। तो क्या होता है कि फील्ड में, लड़ाई में जब आपने जाना है तो ये मूछें जो हैं बहुत इंप्रेशन करती हैं। अगर आप कहीं वाघा बॉर्डर गए हो तो आपने देखना कि पाकिस्तान साइड में भी जो रेंजर्स वो आते हैं वहाँ पे, उनकी भी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। तो मूछें जो है एक इंटिमिडेशन का साइन है कि भाई आप दुश्मन को कैसे इंटिमिडेट करते हो, कि आप बड़े हो, आप तगड़े हो, तो आपके पास फेशियल फीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मूछें जो हैं आपके फेशियल फीचर्स को बढ़ाते हैं। उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी ट्रेडिशन है कि जो हवलदार्स हैं, जो सीनियर एनसीओज़ हैं, जवान हैं ड्रिल में, वो जो है बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं अपने फेशियल फीचर्स को या अपने मार्शियल स्टेटस को दिखाने के लिए। इस उद्घोष का क्या मतलब है, वीर भोगी वसुंधरा? एक्चुअली जो राजरीफ का जो बैटल क्राई है वो है राजा रामचंद्र की जय। तो जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, फाइनल असॉल्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब जान माल की ना परवाह करते हुए हम राजा रामचंद्र की जय बोल के दुश्मन पे टूट पड़ते हैं। वीर भोग्य वसुंधरा जो हमारा वो है अपने हमारे रेजिमेंट का जो श्लोक है, उसका मतलब ये है कि हम लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप दुश्मन को मारो। अपने आप को तो खैर जब आप लड़ाई में जाते हो तो आपको वीरगति किसी न किसी को तो प्राप्त होगी, क्योंकि हर आदमी तो वापस नहीं है जिंदा आ सकता। लेकिन ये होता है कि वीर भोगे वसुंधरा, तो अगर आप वीरता से लड़ोगे और धरती को जीतोगे तो ही उसका सुख आप पा सकते हो। वैसे तो आप लड़ाई से भाग के भी कहीं छुप के रह सकते हो, लेकिन आपका मान सम्मान कुछ नहीं बचेगा। लड़ो और जीतो। जियो और जीतो और जिंदा रहो, और तभी आप धरती को भोग सकते हो। उसी का फायदा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। सर बहुत अच्छी जानकारी जो है वो आपके माध्यम से हम तक पहुंची है। और यहाँ से हम आपको म्यूजियम लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर राजरीफ की वो कहानी हम आपसे शेयर करेंगे, हम आपसे साझा करेंगे, जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये ज़रूर इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या है राजपूत। ये बात है साल 1948 की, जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने हमला कर दिया था। तब किशनगंगा नदी पर आगे बढ़ के दुश्मनों से मुकाबला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी हवलदार पीरू सिंह शेखावत को, जो 6वीं राजपूताना राइफल्स के थे। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला किया, बल्कि वीर गति को प्राप्त करके परमवीर चक्र से नवाजे गए। इस समय आप जिस म्यूजियम में मौजूद हैं वो राजपूताना राइफल्स का सबसे समृद्ध म्यूजियम है। ये एक रेप्लिका है वार मेमोरियल का, एंड दिस कमेमोरेट्स 2058 सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर many battalions, 6 battalions of the Rajputana Rifles participated in the World War, and to commemorate their gallant action, this war memorial was unveiled at Nasirabad. Earlier the regimental center was at Nasirabad, then it shifted to the Delhi. ये कौन सा सेक्शन है म्यूजियम का? ये this section is glimpse from the past. This section is devoted towards the evolution, contribution of all the battalions of the regiment pre-independence, that is before 1947. आज़ादी के पहले जो जो राजपूताना राइफल्स ने जो वीरता दिखाई है उसकी झलक हमें यहाँ पर दिख रही है। और जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप्चर्ड फ्लैग है। सर ये फ्लैग कहाँ का है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट, हमारे बटालियंस ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने जर्मनी के लड़ाई में उन्होंने जर्मनी से फ्लैग कैप्चर किया। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द Japanese weapons and equipments, because they were also participated in the Second World War. उनके captured और weapons और equipments यहाँ पे आप देख सकते हैं। And on towards the left side, ये जो है weapons and equipments जर्मनी से भी कैप्चर हुए हैं, जैसे साइट्स हैं, वेपन के साइट्स हैं, हेलमेट्स हैं, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैप्चर हुए थे। ये पेंटिंग जो है डिनोट करता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जितने ही बटालियंस ने पार्टिसिपेट किया उसकी ये पेंटिंग हर एक युद्ध की एक झलक है, जो इस आप पेंटिंग में आप देख सकते हैं। वक्त के साथ जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे राजरीफ की यूनिफॉर्म में काफ़ी चेंजेस आए हैं,
और हम आपसे ये ज़रूर समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी और कितना बदलाव आज़ादी के पहले से लेकर के अब तक जो है हम देख रहे हैं। ये सेक्शन जो है डिवोटेड है यूनिफॉर्म्स और अकूटरमेंट्स जो हम पहनते हैं ड्रेसेस के ऊपर, वो कैसे इवॉल्व हुए 1775 से लेकर प्रेजेंट डे तक। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहले की जो खाकी यूनिफॉर्म हुआ करती थी, हाफ खाकी यूनिफॉर्म टॉप और शॉर्ट्स होते थे, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ 1857, 1900, 1905, 1923, 1939 और 40 और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो यूनिफॉर्म्स में जो बदलाव आए हैं वो आप देख सकते हैं। स्पेशल थिंग टू नोट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स के जो यूनिफॉर्म थे, जो कमांडर्स होते थे लड़ाई में सैनिकों को जो लीड करते थे, उनकी ड्रेसेस जो है ट्यूनिक्स जो हैं वो रेड कलर की हैं। स्पेसिफिक पर्पज़ इसका ये होता था कि लड़ाई के मैदान में अगर उनका जो नेतृत्व जो कर रहा है, ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है, जो भी JCO NCO जो नेतृत्व कर रहा है, अगर उसे कोई घायल हो जाए, शरीर से खून निकलने लगे, तो उस रेड कलर से वो ट्यूनिक से वो ढक जाता था, जिससे जो जिस जवानों को वो लीड करते थे वो उनसे डीमोटिवेट ना हो जाए कि हमारा जो ऑफिसर हमें जो लीड कर रहा है उसको कोई चोट लग गई है या घायल हो गया है, उसके शरीर से खून निकल रहा है। उस चीज़ को छुपाने के लिए पहले ये रेड कलर होता था ट्यूनिक। धीरे धीरे लेकिन बाद में कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट का कंसेप्ट आया। लड़ाई के दौरान में हम कैमोफ्लेज इस तरीके से हो जाए कि हमें छुपाव हासिल हो जाए लड़ाई के मैदान में जी। तो उस बाद ये हमें कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो आए वो मिले, फौज में वो मिले। टोटल विक्टोरिया क्रॉस हमारी रेजिमेंट ने 6 हासिल किए हैं आज़ादी के पहले, और आज़ादी के बाद 1 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और 10 महावीर चक्र और 11 कीर्ति चक्र और 51 वीर चक्र हमें हमारी बटालियंस को मिले, राजरिफ रेजिमेंट के बटालियंस को। यह पेंटिंग जो आप वॉल पर देख रहे हैं, इस पेंटिंग का नाम है द लेगेसी। इस पेंटिंग में आप कंपनी हवलदार मेजर छेलूराम, उनकी पत्नी और उनके पुत्र का तस्वीर आप देख सकते हैं। कंपनी हवलदार मेजर छेलूराम को सेकेंड वर्ल्ड वार में जेबल गाची ट्यूनीसिया में लड़ाई के दौरान विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। यह पेंटिंग आप हर एक बटालियन, राजपुताना राइफल्स के हर एक बटालियन के मेस में या फिर अन्य किसी इंपॉर्टेंट जगह पर आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आप एक मेमोरियल देख रहे हैं, ये राजपुताना राइफल्स का एक वॉर मेमोरियल है। और ये जो जगह है, ये एक इसे हम वीर स्थल भी कहते हैं। ये एक अपने आप में एक मंदिर से कम नहीं है किसी भी हालत में। जस्ट आपके जानकारी के लिए, इस स्ट्रक्चर में 6 पिलर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये हर एक पिलर प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो 6 बटालियंस राजपुताना राइफल्स की थी, हर एक पिलर एक बटालियन को दर्शाता है। उस लड़ाई के दौरान यानी प्री वर्ल्ड वॉर एरा में जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपनी शिद्दत दी, उनकी यादगार में, उनको हमेशा यादगार रखने के लिए इस मेमोरियल का निर्माण हुआ। जहाँ जहाँ गए हम छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राजरिफ ने तोड़ दी। राजा रामचंद्र की जय ध्वनि गुजार रहे, शस्त्र को चटा के धूल थरथरा कपा रहे। राजरिफ के वृक्ष की ये पलटने ये डाल हैं, पत्र पुष्प वीर हम सजाते विजय माल हैं। राजरिफ के वीर हम काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। भरी पड़ी हैं सैकड़ों कहानियाँ कमाल की, वीर भोग वसुंधरा आदर्श बेमिसाल की। आँच आने देंगे नहीं आन बान शान पर, आँख फोड़ देंगे हम बड़े जो हिंदुस्तान पर। रखते सिर हथेली पर चलते सिंह चाल हैं, आंधी है तूफान है प्रचंड हम भूचाल हैं। राजरिफ के वीर हम काल के भी काल हैं।
जब ये कदम ताल करते हैं तो दुश्मनों के दिल हिलते हैं। इस कदम ताल के पीछे इन जवानों की हफ्तों की कड़ी मेहनत होती है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है ड्रिल ट्रेनर की। जब ये जवान इस ड्रिल मैदान पर उतरते हैं तो सबसे पहला परिचय उनका होता है अपने ट्रेनर के साथ में, जो इन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि आगे का सफर उनके लिए इतना भी आसान नहीं है। जब एक जवान सेना में भर्ती होकर आता है तो वो एक बिल्कुल सिविलियन होता है, एक कच्चे घड़े की तरह होता है। हमारे यहाँ आने के बाद हम उसे ड्रेस पहनना, चलना फिरना और अपने से सीनियर से बात करने का तरीका ड्रिल के जरिए सिखाया जाता है। ड्रिल से अनुशासन, आपस में मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। ये राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर के रिक्रूट और ट्रेन सोल्जर जो कि पीटी ग्राउंड के बीच में एक बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग तक कम से कम 6 महीना हमें टाइम लगता है। जो एक बेसिक स्टेज है, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, जिसके बीच में कार्रवाई करने के लिए थर्ड क्लास रॉप को कराने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन हमें टाइम लगता है। तो इसको इम्प्रूव कराने के लिए धीरे धीरे हम स्टेज ऑफ ट्रेनिंग के साथ में बढ़ाते हैं, प्रोग्रेस करवाते हैं, जिसके हिसाब से ये अपना फर्स्ट ग्रेड पार करते हैं। भारतीय सेना को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वह इलाका पहाड़ी हो, बहुमंजिला इमारत जिसमें छुपे दुश्मन या टेररिस्ट को बर्बाद करने के लिए, या किसी दुर्गम स्थान जहां जल्द से जल्द पैदल या व्हीकल से न पहुंचा जाए, तो हेली द्वारा स्लेदरिंग करके दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। राजरिक के वीर हम, काल के विकाल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरिक के वीर हम, जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वही छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राजरिक ने तोड़ दी। राजा रामचंद्र की जय ध्वनि गुंजा रहे, शत्रु को चटा के धूल थर थरा कपा रहे। राजरिक के वृक्ष की राजपूताना राइफल्स का युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय, और इनका ध्येय वाक्य है वीर भोग्या वसुंधरा। मतलब जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, उन्हें ही धरती पर केवल सुख भोगने का अधिकार होता है। पहले और दूसरे युद्ध में राजपूताना राइफल्स के 30,000 से अधिक जवानों ने अपनी जान दे दी। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है कि ये बात आपको अंदर तक झकझोर कर रखती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप मेरे पीछे इन नामों को देखिए, ये वो नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कुर्बानी दे दी। और यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर इसलिए इस खाली जगह को छोड़ा गया है ताकि उन नामों को आगे चल करके यहाँ पर उकेरा जा सके, जो देश के लिए आगे अपनी जान की कुर्बानी देंगे, क्योंकि उनके लिए वतन सर्वोपरि है। आज के लिए इतना ही। देखते रहें आप संसद टीवी। नमस्कार। आज आने देंगे नहीं आन बान शान पर, आंख फोड़